अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूं। अखलाकी बुज़दिली और फिक्री बदउनवानी गैर इस्तेहकाक शुदा चैलेंजेस के फितरी साथी है। क्या है? फितरी साथी है। ये नॉम चॉम्स्की कहते हैं और फ्रेडरिक नीत्शे क्या कहते हैं, वो भी बहुत कहते हैं कि नौजवानों को ख़राब करने का सबसे बेहतरीन और यकीनी तरीक़ा यह है कि उन्हें हिदायत की जाए, उन्हें समझाया जाए कि तमाम उन लोगों की रिस्पेक्ट की जाए जो एक जैसा सोचते हैं और उनसे मुख्तलिफ सोचते हैं। ये बहुत गहरी बात है। मेरा मौजू ये है कि जब वो बदउनवानी यही नहीं होती कि पैसे छीन लो, जो फिक्री बदउनवानी है वो सबसे अहम होती है। और बहुत सारे कोट्स हैं कि एक फेडिल के नाम से स्टीवन फेडिल है मेरे ख्याल में, वो स्टीवनसन पूरा नाम उनका, बहुत पुराने लोगों में से है। वो कहते थे कि चोरी यही नहीं है, बदउनवानी यही नहीं कि मैं आपके पर्स से पैसे निकाल लूं। फिक्री बदउनवानी सबसे बड़ी बदउनवानी है। मेरा असल मौजू है कि सूबों की तहरीक जो पाकिस्तान में खड़ी की गई है और जो सिंधी कल्चरल डे मनाया गया है उसके बैकग्राउंड में असल बात करेंगे, मगर उससे पहले चंद खबरें हैं जो यकीनन शेयर करने की कि एक तो प्रेस कॉन्फ्रेंस पे थू जारी है और बड़े पैमाने पर जारी है कि आप कितना रोकेंगे। आपके ही गले पड़ रहा है कि लोग ये भी कह रहे हैं अब तो कि जब आलमी दूसरी जंग अज़ीम जीत ली गई जर्मन के खिलाफ, तो जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो ये नहीं था कि सजाएं दे दो, सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि गिल्ट करवाना कि आपने गलत किया और निशाब बदले, सरकारी नौकरियों से लेकर जाने क्या क्या किया, सिर्फ ये एहसास दिलाने के लिए कि आप पहले तस्लीम करें शऊरी तौर पर, अपने तौर पर कि आपसे गलती हुई, कि इतनी बड़ी कौम को, जर्मन को सजा देके भी फारिग नहीं किया जा सकता था और उन्हें तन्हा भी नहीं छोड़ा जा सकता था। तो लोग अभी मुतालबा कर रहे हैं कि पहले आप तस्लीम करें कि आपसे गलतियां हुई हैं। आप अब जो कह रहे हैं वो दुरुस्त है, पहले वो साबित करें, पहले पिछले पर माफी मांगे जो आप मांगने पर तैयार नहीं है और खामोशी इख्तियार करते हैं। पुराने लोगों को पहले कटहरे में लेकर आए ना, जो इस गंज के जिम्मेदार है, और हर आने वाला आप ही की तरह गुफ्तगू करता है, हर जाने वाले को बुरा कहा जाता है और वही कर रहा होता है जो जाने वालों ने किया था, उससे कुछ सेवा करता है जो आप कर रहे हैं कि डिफेंस कमांडर ऑफ फोर्सेस बन गए। मैंने पहले कहा था कि किसी सेटल्ड सोसाइटी में अगर कोई तब्दीली होती तो कोई नोट भी नहीं करता कि लोगों को अपने मामलात से और फिर लोगों को पीछे लगाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए आप जो है सूबों की तहरीक छोड़ दें एक मुनक़सिम समाज में जहां हर किस्म के तासुबात मौजूद हो। आपको याद है बहुत दिन पहले कहा था कि ये सिर्फ तकसीम को और बढ़ाएगा ये मामला, मगर उससे पहले कुछ खबरें शेयर कर लेता हूं कि देखिए जी, इस्लामाबाद में फेडरल जो डिटेंशन सेंटर है या जेल जिसे भी कहिए, वो तैयार हो चुकी है और अब वो कंट्रोल में होगा सब कुछ मोहसिन नकवी साहब के, जो लंदन में बेचारे रुसवा हो रहे हैं कि मुलाकात सरकारी करने गए तो पूरी टायर भी चेक हुए, गाड़ी भी चेक हुई, तलाशी हुई, बाकायदा तमाशा लगा हुआ है। और बजाय तो ये कि वो रोड शो के लिए गए पीसीएल के, जो 7 नवंबर की टीम है और ये सब कोई नहीं पूछता, जो जिम्बाब्वे से और श्रीलंका से और वेस्ट इंडीज से खेलकर
नंबर बनाने की कोशिश करती है। और बताया जा रहा था कि वो एक्स्ट्रा जुडिशियल क्या कहते हैं उसको, ट्रीटी जो है कि जो एक्स्ट्राडाइट करने के लिए अदील राजा को और शहजाद अकबर को गए हैं कि वो रियासत के खिलाफ बात कर रहे हैं, मगर मामला कुछ और है। कुछ जमानतें गारंटियां देने गए होंगे, ह्यूमन राइट्स के हवाले से बड़े मामला खराब होने लगे दुनिया में, वो भी बताता हूं आपको। तो अब फेडरल जेल होगी मोहतरम के कंट्रोल में, वफाक के पास। अडियाला तो पंजाब के पास है ना, मसला उनको होता है। तो अब इमरान खान को ले आएंगे फेडरल जेल में इस्लामाबाद में, और सारे लेन देन मामला तय होंगे मोहसिन नकवी के थ्रू। वो एक बार खबरों में भी आ जाएंगे, डीलिंग में भी आसानी होगी, और वो अपनी कारकर्दगी दिखाने की कोशिश करेंगे, और अडियाला से मामला इस्लामाबाद में मुंतकिल हो जाएगा। वहां कंट्रोल करना ज्यादा आसान होगा, सब कुछ मरकज के पास आ जाएगा। तो ये तो है मेन खबर। और साथ में यह भी बताया जा रहा है कि बड़ी तब्दीलियां आने जा रही हैं। वो क्या तब्दीलियां हैं किसी को नहीं पता। मार धाड़ होगी, पकड़ धकड़ होगी, और क्या होगा। बाकी जो करप्शन का आलम है कि चैम्बर ऑफ लाहौर का प्रेसिडेंट कहता है, मुझे तो नाम भी नहीं पता उसका, वीडियोज है उसके चारों तरफ फैले हुए, कि 3 अरब रुपए रोज की करप्शन होती है मुल्क में, और कोई सेक्रेटरी काम करने को तैयार नहीं पैसे लिए बगैर। वो किसी को धमकियां दे रहा है कि तुम मुझे मरवा दो, मगर तुम्हारी ख्वाहिश पूरी नहीं करेंगे। और वो अपीलें कर रहा है वज़ीर आला साहिबा से कि ये मामला देखो, और वो बता रहा है कि कोई डिप्टी कमिश्नर, कोई सेक्रेटरी 100 एकड़ के घर में रह रहा है किनाल में, तो कोई 98 में रह रहा है, और अय्याशी ये लूट मची हुई है, इंडस्ट्री बंद हो रही है। फिर वो बताता है कि वो चले गए ना मरहूम तनख्वाहदार नवाज शरीफ के और जाने किस किस के, अल्लाह माफ कर दे उन्हें, मोहतरम जनाब इरफान सिद्दीकी साहब सेनेटर, कि मेरे पास उनके बेटे के लिए दरखास्त आई, सिफारिश आई कि इन्हें फलानी नौकरी पे रख ले, 20 लाख रुपए तनख्वाह, और ड्राइवर, घर, गाड़ी। कहने कि मैं पागल हूं, 4 लाख में ऑलरेडी मैं पहले काम करवा रहा था, मैं इनको 20 लाख रुपए दूं। अब आया समझ में आपको कि ये क्या मुल्क है। बहरहाल मैं इससे बाहर निकलता हूं जी। सूबों पर बड़ी गुफ्तगू, एस्टेब्लिशमेंट के मखसूस लोग, बड़ा एहतराम है, बड़ा मेरा ताल्लुक भी रहा है। मियां आमिर महमूद साहब, दुनिया न्यूज, और पंजाब स्कूल कॉलेजेस, एज यू नो दैट, वो निकले हुए हैं, और साथ में अलीम खान भी शुरू हो गए। मतलब इन्होंने लोग हैं ना, तकरीर कर रहे हैं कराची में, और कह रहे हैं कि जी इंतजामी सूबे बनने से क्या फर्क पड़ जाएगा, डिवैल्यूएशन ऑफ पावर होगी, लोगों को इख्तियारात मिलेंगे, मुल्क तरक्की करेगा, पूरी दुनिया में है। भारत की मिसाल है, सुकम इतना बड़ा सूबा है, फलाना इतना बड़ा है। फिर अमेरिका की मिसाल देते हैं, वो मिसाल भी यहाँ वो हर महीने आते हैं मेरे ख्याल में, जो मुझे अक्सर पता चलता रहता है। आरकानसा की मिसाल देते हैं कि देखें वो इतना छोटा सा सूबा है, उसकी आबादी, उन्होंने तो आबादी भी नहीं बताई, उसकी 3 मिलियन आबादी है, बहुत बड़ा सूबा है, बहुत बड़ा, 3 मिलियन। मैं अब आपको बताता हूं कि अमेरिका में सूबे कैसे हैं। पहले तो पहला जुमला तो ये सुन लें, 50 में से 40 की आबादी 1 करोड़ या उससे कम है, अंडर 1 करोड़ समझ लें। उन 40 में जो बात सूबे चंद का मैं बता रहा हूं सिर्फ आपको, ताकि आपको जहन में रहे। न्यू हैम्पशायर 1 मिलियन 4 लाख की आबादी, 14 लाख की। कराची कितना बड़ा है? बड़ी मुश्किलों से 2 करोड़ 30 लाख माने हैं ना, 3.5 करोड़ 4 लाख कहते हैं। रोड आइलैंड 1 मिलियन 1 लाख, ये नॉर्थ ईस्ट की, ये न्यूयॉर्क से मेन तक जो 13 बेसिक रियासतें कहलाती हैं अमेरिका की, जो बुनियादी अमेरिका जिसे कहते हैं, 13 रियासतें हैं। मैं उस पर पहले कई प्रोग्राम कर चुका हूं। आरकानसा 3 मिलियन है, 30 लाख, बहुत बड़ी आबादी है। डेलावेयर 1 मिलियन 7 लाख, जहां से बाइडेन सदर बने। और न्यू हैम्पशायर जिसका मैंने अभी आपको बताया 1 मिलियन 4 लाख,
यहां से अमेरिका का 14वां सदर बना था। इनका नाम है प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन पेरिसी। 2 सदर इतनी छोटी छोटी सी रियासतों से आए। फिर मिनेसोटा, साउथ डकोटा, अगर मैं लाइन से शुरू करूं तो 40 रियासतें हैं जिनकी आबादी 1 करोड़ तक मुश्किल से है। जिनमें से मैंने ये आपको बता दी, डेलवर जैसा मैंने बता दिया। 10 आप बड़े यानी कहना चाहिए कि रियासतें हैं जिनमें कैलिफोर्निया है कोई 39 मिलियन, सबसे बड़ी। न्यूयॉर्क है 19 मिलियन, फिर फ्लोरिडा है, पेंसिल्वेनिया है और इलिनॉय है। ये 10 रियासतें हैं। कुछ सही बात है कि दुनिया में बहुत छोटे छोटे से सूबे हैं। अगर फ्रांस को देखें 68 मिलियन की टोटल आबादी है और टेरिटोरी के लिए उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव टेरिटोरी को 18 है। यूरोप, अब उस बर्तानिया को देख ले, 6 करोड़ की उनकी भी टोटल आबादी है। 4 कॉन्स्टिट्यूशनल टेरिटोरीज है उनकी। आयरलैंड और स्कॉटलैंड मिला के सारा वो अगर आप देखेंगे, मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा। बिलाशुबा सूबे छोटे होने चाहिए, मगर इस मुल्क की तारीख पता है? ये जो ऑक्टोपस है जिसने इसको जकड़ा हुआ है, आपको पता है कि बांग्लादेश जो मशरक़ी पाकिस्तान से झगड़ा कहाँ शुरू हुआ? कि 50s में ही कहा गया, बंगालियों ने कहा कि जी वसाइल आबादी के हिसाब से बटेंगे। तो यहां से लगा कि नहीं, मसावी हो गए। 2 सूबे थे ना, मशरक़ी पाकिस्तान, मगरबी पाकिस्तान 1 यूनिट था और यहाँ जद्दोजहद शुरू हो चुकी थी कि लोगों की कसीरों कौमी मुल्क है ये, तो लोगों की कौमियतें ना खाएं। तो यहां से नारे लगते रहे कि नहीं, मसावत होगी और इक्वल होगा। जब बांग्लादेश अलग हो गया तो सूबे बना दिए गए कि पंजाब जो है वो बड़ा सूबा है, उसके मसाइल ज्यादा होंगे, उससे ज्यादा मिलेंगे। ऐसा ही हुआ ना। बहुत कम लोगों को पता होगा कि 1 यूनिट जब था तो पाकिस्तान की, मगरबी पाकिस्तान की असेंबली में GM सैयद भी थे, जिन्होंने मुतफ़क़ा तौर पर 1 यूनिट के खिलाफ करारदाद मंजूर करवाई थी। ये जद्दोजहद तो बहुत पुरानी है ना। आप कौमों को तोड़ने के लिए बातें कर रहे हैं और अपने एस्टेब्लिशमेंट के वो नुमाइंदे भेज रहे हैं जिनका कोई ना लेना है ना कुछ देना है, ना जिनका कोई ताल्लुक है, ना वो अवामी नुमाइंदगी का कोई रिकॉर्ड रखते हैं। कराची में मगर अब्बास से लेके वो सारे साहबी इनके पीछे लग गए थे कि आप चाहते क्या है, आप लड़वाना चाहते हैं। आज मुझे एक सिंधी इंटेलेक्चुअल ने कहा, कल्चरल डे न्यूयॉर्क में पहले भी मनाया जाता रहा है, ये कैसे शुरू हुआ ये भी सबको पता है कि अली काजी काविश वाले, जिन्होंने जंग को, जो उन्हें शिकायत थी सिंधियों को कि शहरी इलाके में कोई हादसा हो जाए तो बढ़ा चढ़ा के पेश किया जाता है, अगर अंदरून सिंध कोई बहुत बड़े पैमाने पर कोई कत्लेआम भी हो जाए तो छोटी सी खबर, जैसे बस का हादसा हो गया तो काविश सिंधी में एक अखबार निकाला, एक उर्दू में भी किसी नाम से निकाला था। तो अली काजी जो है उन्होंने ये कल्चरल डे शुरू किया। वो डॉक्टर शाहिद मसूद ने जो सिंधी कल्चर की तौहीन की थी उसके जवाब में, मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा इस पर। तो आज कराची में, कल कराची में जो कल्चरल डे मनाया गया, वहां पर पुलिस का लाठीचार्ज भी हुआ है, शेलिंग भी हुई है, कौम परस्तों ने नारे भी लगाए। मैं आपको 4 दिन से बता रहा हूं कि हर तरफ सिंधीज़म छाया हुआ है। न्यूयॉर्क में टाइम स्क्वायर पे 100-125 सिंधी जमा हुए, पहले भी हुए थे मगर इतने बड़े पैमाने पर हाइप नहीं दी गई थी। हर तरफ भाई सबके कल्चर का एहतराम करें ना। आमिर मियां महमूद के कहना बिल्कुल दुरुस्त है। कराची की पोटेंशियल दुबई से बहुत ज्यादा है अगर उसे डेवलप किया जाता। अगर आप लोगों को याद हो, बरसों पहले मैंने ये बात कही थी कि दुबई में तो उनकी आबादी भी नहीं है, बाहर से लोग लाने पड़ते हैं, पाकिस्तानी, इंडियन, फिलिपीनी, यमनी, फलाने, श्रीलंकन सब है ना, और वो उनका मुल्क चला रहे हैं और गुड गवर्नेंस के साथ चला रहे हैं, क्योंकि कानून है, इंसाफ है, मेरिट है, डजंट मैटर का अथॉरिटेरियन है। आप क्या है, आप दुबई से आगे निकलना चाहते हैं, ये ख्वाब बज़ाहिर तो बड़ा अच्छा है, मगर क्या वो मुल्ला जो सऊदी अरब में नाच गाना शराब सब बर्दाश्त कर रहा है, उनका जहाज भी इस्तेमाल करता है, ताहिर अशरफी
खुसूसी दौरे करते हुए, उनसे माल भी पकड़ा जाता है, सारा कुछ होता है ना। बनौरिया टाउन से लेकर मुफ्ती तकी उस्मानी से लेकर सब वहां कुर्रेश बाजार आते हैं ना। मगर अपने मुल्क में सेकुलरिज्म नहीं आने देंगे। कराची जितना बड़ा समंदर, साहिल, पोर्ट, दुबई से सब कुछ ज्यादा है, मगर क्या वो लिबरलिज्म, वो सेकुलरिज्म, वो सब आने दिया जाएगा? और ये मुल्ला जो वहां पर आने वाली तब्दीलियों पर खामोश है, अपने मुल्क में सब कुछ होने देगा? इसको तो चोरी छुपे पूरी अशराफिया कराची से लेकर पिशावर तक और ऊपर गिलगित बल्तिस्तान तक शराब खुलेआम चल रही है, मोटरसाइकिलों पे भेजी जा रही है, घर घर सप्लाई हो रही है, उस पर कोई एतराज नहीं है। और अमीरों के इलाके में मजाल नहीं है कि ये कोई जुलूस निकाल ले न्यू ईयर पर या किसी मौके पर। ये सब कुछ गरीबों के इलाके में करते हैं, क्योंकि सील रखना है ना, ये हुक्म है। और ये हुक्म किसका है? सबको मालूम है। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि इस तकसीम में और इस सीज में ये कहानी ना करे। मुझे एक सिंधी दानिश्वर ने, जो मैं बात कह रहा था, ये कहा है कि अगर इन्होंने सूबे बनाने की कोशिश की तो बहुत बाअसर सिंधी दानिश्वर है। तो लोग तकसीम पाकिस्तान के फसादात और बंगाल के फसादात भूल जाएंगे। इतने बड़े पैमाने पर फसादात होंगे। सिंधी किसी तौर पे भी सुनने को तैयार नहीं है। बनाए तो पुतला जलाया गया सदर जरदारी साहब का कराची में, सिंधी कॉन्फ्रेंस जलाया, मगर मैं ये समझता हूँ कि इसके पीछे जरदारी साहब खुद भी होंगे, क्योंकि वो NSC अवार्ड नहीं बांटना चाहते, वो सूबे की तकसीम नहीं चाहते, वो 18वीं तरमीम का खात्मा नहीं चाहते जिसके पीछे अवाम को लगाया। चाहे होना कुछ नहीं है, सिर्फ एक नया शोशा छोड़कर एक नए तासुब को हवा दी गई है ताकि बर्बाद किया जाए। अच्छा, हालात इनके ये हो चुके हैं कि मुस्तफा कमाल ने जो कहा है, वो सिंधी सियासतदान है ना, सायरा बानो, जो GDA में है, जो कभी तहरीक इंसाफ में होती थी, क्या कमाल! क्या मुस्तफा कमाल साहब फरमाते हैं कि आप तो खुशनसीब हैं PTI वालों, तुम्हारे खिलाफ सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस से होती है, बहुत कम हुआ है तुम्हारे साथ। उनसे पूछो जिनकी माएं अपने बच्चों को ढूंढ रही है, रो रही है। तो उस सायरा बानो ने उस पर पोस्ट बनाई है कि पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को एक बोरी में बंद कर दिया। पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को एक बोरी में बंद कर दिया है मुस्तफा कमाल। अच्छा, बजाय तो उस वक्त अपनी तरफ से बड़ा अच्छा काम किया है, मगर ह्यूमन राइट्स कमीशन के लिए, दुनिया भर के NGOs के लिए, इंटरनेशनल कोर्ट के लिए, यूनाइटेड नेशन के लिए और तमाम मुल्कों के लिए एक नया डॉक्यूमेंट्री कहना तारीखी दस्तावेजी सबूत दे दिया कि ये इनका MNA, ये इनका वजीर सेहत, ये इनके बारे में बता रहा है कि ये जो मिसिंग पर्सन की कहानियां हैं, हजारों की तादाद से बलोच गायब है, पश्तून गायब है, सिंधी गायब है, और ये कमालू, इससे कोई पूछे शर्म आती है। एक तरफ तुम ये बताते हो कि अभी भी हमारे 100 लोग गायब हैं, तुम उनके वजीर बने बैठे हो, तुम्हें सब पता है, क्योंकि तुम गायब नहीं हुए, तुम्हारा बच्चा गायब नहीं हुआ, तुम्हारा भाई गायब नहीं हुआ, तुम्हारे घर खानदान से कोई नहीं गया। तो ये तुम मजे ले रहे हो, लूट रहे हो, ऐश कर रहे हो, और तुम इसके सिवा कर भी क्या सकते हो? यही जवाब होगा ना कि हम क्या कर सकते हैं। मगर वजीर तो तुम बन सकते हो ना, प्रोटोकॉल तो तुम ले सकते हो, लोगों को शऊर नहीं दे सकते। ऐसे ही सहाफत है पाकिस्तान में, जो मैंने आपको 2 कोट नॉम चॉम्स्की के और नित्शे से लेकर स्टीफनसन तक के सुनाए कि आपको एक खास जमहूरियत पे लगाया हुआ है कि जमहूरियत ये है, जमहूरियत वो है, फलाना। कब थी जमहूरियत? या जमहूरियत को फरोग देने के लिए ये तरीकाकार है? उसके 2 ही तरीके, या तो आप मुत्तहिद होकर बाहर निकले, पुरअमन तरीके से पूरा मुल्क सड़कें भर दे और पार्लियामेंट को स्ट्रेंथन करने के लिए काम करे। मैं समझता हूं उसका वक्त तो गुजर चुका। दूसरा रास्ता सबको पता है, दुनिया में आजादियां प्लेट में रख के कभी नहीं मिलती, और आप बाहर कभी निकलेंगे नहीं।
और जो आजादियां दिलवाते हैं वो बहुत कम तादाद में होते हैं, याशी सब करते हैं, मजे सब लेते हैं, कीमत देने वाले बहुत कम होते हैं। तो मैंने कहा ना कि जो फिक्री करप्शन है ना, वो बदनवानी का फितरी साथी है बेसिकली। तो बात यह है कि ये जो अमेरिका के हवाले दिए जा रहे हैं, अमेरिका की इक्वलिटी भी ले आई है, इनका बजट भी देख लीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप आए या बाइडन आए, ओबामा आए या बुश आए, ये नहीं होता कि अब इस इलाके में सड़क नहीं बनेगी, क्योंकि यहां मुखालिफ वोट पड़ा था। यहां पर एमएनए को उठाकर नहीं ले जाते सेनेटर को, कांग्रेसमैन को, कि तूने वोट देना है। भाई सूबे तो जब डिवैल्यूएशन तो जब की जाए ना, कि जब वहां कोई इंसाफ हो, कानून हो, आइन हो, मेरिट हो, कोई करबा परवरी ना हो, कोई गुड गवर्नेंस हो पहले से, कि भाई अब डील नहीं हो रहा तो आप बना दें, इंतजामी सूबे बनने चाहिए, मैं भी कह रहा हूं। मगर मौजूद हालात में बनाकर आप नया फसाद करना चाहते हैं, आप साफ ये कहना चाहते हैं कि जनाब अब ये मुल्क ऐसे ही चलेगा जैसे हम कहेंगे और आपको मार मार के हम करवाएंगे। मुझे नहीं पता कि फसादात हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं, सिंधी कितने बाहर निकलेंगे, मगर एमआरडी की मूवमेंट में तो हम देख चुके हैं कि गनशिप हेलीकॉप्टर से फायरिंग करना पड़ी थी। तो कराची वालों को खासकर जो इसके पीछे बहुत लगे हुए हैं, आपके हाथ में उर्दू स्पीकिंग है, पहले तो ये ध्यान में रखें कि आपके हाथ लगना कुछ नहीं है। अपनी आबादी को पहले चेक कर लें कि वहां पठान कितने रहते हैं, सिंधी कितने हैं, पंजाबी कितने हैं, और ये वो लोग मुतालबात कर रहे हैं, पीछे तो बोल गए ना, नीयत का फर्क है। मैं बार बार कह रहा हूं कि सूबे छोटे होने चाहिए, शहर छोटे होने चाहिए, मगर नीयतों का बड़ा दारोमदार है। तो अगर आपकी नीयत ही दुरुस्त नहीं है, आप समझते हैं कि आप प्रिवेल कर जाएंगे, तो प्रिवेल नहीं करते। अब आपको एक कहानी ये भी रही है जो मेरे इल्म में है कि पश्तूनों के साथ मिलकर कराची सूबा चलाएंगे। वो सारी कोशिशें हम देख चुके हैं कि इस मुल्क में एमआरडी की तहरीक से लेकर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी से लेकर जहां तक जाइए एक तवील बहस शुरू हो जाएगी। अभी तो मैं कहना ये चाहता हूं कि ये मस्खरापन और ये शोधापन बंद करें, खुदा के लिए इस मुल्क के बारे में सोचें। और आवाम को सबसे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है कि अगर वो ये हरकतें बंद नहीं करेंगे, एक दूसरे की मुखालफतें बंद नहीं करेंगे, बदनीयती की बुनियाद पे सब कुछ करेंगे, तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये शोशा भी उन्होंने छोड़ा है जिन्होंने पीपल्स पार्टी को मौका दिया है लूट मार करने का। और आप समझते हैं कि अगर वो जीत जाते हैं तो कराची में सूबा बनने से या सरायकिस्तान बनने से आम आदमी को कोई फायदा पहुंचेगा? आप गौर करें, मेरिट आ जाएगा, इंसाफ आ जाएगा, कानून आ जाएगा, या सेकुलरिज्म आ जाएगा। कराची जो है टूरिज्म का हब बन जाएगा, दुनिया की दौलत यहां आना शुरू हो जाएगी, यहां सिक्योरिटी ठीक हो जाएगी, अमन आ जाएगा, ऐसा कुछ होगा। इस पर गौर करने के बाद फिर गुफ्तगू कीजिए। आज के लिए इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह कल गुफ्तगू। अल्लाह।